इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरा व्लॉग देखने वाले मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इसराइल में खौफ बढ़ता जा रहा है। हमास और हिजबुल्लाह की जानिब से फ़लस्तीन के हक में की गई कार्रवाइयों के नतीजे में इसराइली अवाम, इसराइली हुकूमत और अमेरिका इस वक्त सब परेशान नजर आ रहे हैं। आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। इस तस्वीर में देखिए, ये लिटिल शिमेश हैं। ये इसराइली चैनल 14 की न्यूज़ एंकर है। ये इस वक्त स्टूडियो में बैठी हुई है। ये तस्वीर कल से सोशल मीडिया पर वायरल है। ये तस्वीर क्यों वायरल हो रही है, उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। आप इस तस्वीर को ज़रा गौर से देखिए और इसमें ये सर्कल किया हुआ स्पॉट देख लें। इसमें इन्होंने एक अदद गन अपनी बैक साइड पे टक इन की हुई है। इसराइल का हर शहरी, फौज के अलावा तमाम लोग अब वो भी बंदूकें उठा के गलियों में, अपने दफातर में, काम पर, नौकरियों पर, घर पर हर वक्त असला लिए फिरते हैं। असला रखने की वजह सिर्फ और सिर्फ हमास और हिजबुल्लाह का खौफ है। नाजरीन, कल दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। उनमें से एक जो इस कासिम सुलेमानी थे, पासदारान इनकलाब के लीडर, उनको आयतुल्लाह खुमैनी के बाद या सदर के बाद दूसरा बड़ा लीडर माना जाता है। उनकी चौथी बरसी थी। वहाँ जहाँ जिस शहर में वो मौजूद थे, करमान में, उनकी जहाँ पे कब्र थी, वहाँ किसी ने बारूद रख दिया। बारूदी मवाद के दो धमाके हुए, जिसके नतीजे में तकरीबन 130 से ज़्यादा अफराद शहीद हो गए। उसके बाद लबनान के शहर में इसराइली फ़ौज ने स्ट्राइक की है और स्ट्राइक के नतीजे में हमास के लीडर साले अल अरूरी शहीद हो गए। उनके साथ 4 और हमास के कमांडर भी शहीद हुए हैं। नाज़रीन, इसराइल इन दोनों कार्रवाइयों को अपनी बड़ी सक्सेस कंसीडर कर रहा है, लेकिन ये बात अमेरिका जान चुका है कि ये सक्सेसफुल कार्रवाइयां नहीं हैं। ये खित्ते में मजीद जंग को फैला सकती हैं। अब ईरान के अंदर जो कार्रवाई की गई, ये ईरान को बताने के लिए की गई कि कासिम सुलेमानी जिस दौर में इराक में मौजूद इसराइल के खिलाफ कार्रवाइयों में इन्वॉल्व थे, इसराइल ने उनको तो मारा ही मारा, अमेरिका ने भी इसके साथ, अमेरिका ने मिलकर इसराइल के साथ उसको मारा। लेकिन वो ये भी बताना चाह रहे हैं कि हम उस तरह की कोई एक्टिविटी या उसकी कोई याद भी आपके मुल्क में नहीं रहने देंगे। इसीलिए वहां पर कल 2 हमले हुए। ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसीज और दीगर इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंस एजेंसीज ये बता रही हैं कि ये हमले इसराइल ने करवाए। और लबनान वाला हमला तो उन्होंने पहले ही क्लेम कर लिया, जिसमें 4 और 5 तकरीबन हिजबुल्लाह के लीडर मारे गए। तो ये बात अमेरिका को समझ आ चुकी है। अमेरिका के वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन, वो 5वीं दफ़ा इसराइल के दौरे पर आज पहुंच चुके हैं और वो सिर्फ इसलिए आए हैं ताकि इसराइल को समझा सकें। उसके बैकग्राउंड में एक और चीज़ आपको बताता चलूं कि नेतन्याहू के 2 राइट विंग मिनिस्टर्स, मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड मिनिस्टर फॉर सिक्योरिटी, उन दोनों ने स्टेटमेंट दी थी 2 से 3 रोज कबल के फलस्तीन के अंदर मौजूद, गाजा के अंदर मौजूद जो लोग हैं, उनको किसी और जगह पर शिफ्ट किया जा सकता है। जिसके बाद ये बात बिल्कुल अयां हो जाएगी कि इसराइल फलस्तीन पर कब्जा करना चाहता है। तो अमेरिका को ये बात समझ आई है कि अगर इस तरह हमने इसराइल का साथ दिया तो बाकी ममालिक हमारा साथ नहीं देंगे, क्योंकि ये बात तो फलस्तीन पर ऑक्यूपेशन की स्टार्ट हो जाएगी। जबकि इसराइल का क्लेम तो ये है कि हमने हमास के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है, क्योंकि 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल के ऊपर हमला किया था। नाजरीन, यही नहीं, इसराइल के खिलाफ एक और फ्रंट पर भी दुनिया एक्टिव हो चुकी है, साउथ अफ्रीका। जी हाँ, अफ्रीकन कंट्री साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 1948 जेनोसाइड कन्वेंशन के तहत केस दायर कर दिया है, जिसके तहत वो ये क्लेम कर रहे हैं कि इसराइल फलस्तीन के अंदर जेनोसाइड कर रहा है। अब जेनोसाइड है कि नहीं है, मैं आपको कुछ फिगर्स बताता हूं, आप खुद देख लीजिए ये क्या हो रहा है। फलस्तीन के अंदर अब तक मारे जाने वाले अफराद की तादाद 22,633 हो चुकी है और अब तक जो जख्मी अफराद हैं उनकी तादाद 62,000 के करीब है। अब मुझे बताइए कि इतनी बड़ी तादाद में लोग अब तक मारे जा चुके हैं और जख्मी हो गए हैं, ये जेनोसाइड नहीं तो क्या है? अब अमेरिका समेत बाकी वो तमाम कंट्रीज जो इस वक्त इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे कि किसी तरह इसराइल को वहां से बचा लिया जाए।
نہ صرف یہ بلکہ کل کی رپورٹ ہے کہ یوکے کے اندر جو اسرائیل کی سپورٹ میں نکلنے والے لوگ ہیں ان کی تعداد کم ہو گئی ہے، اور فلسطین کی سپورٹ میں نکلنے والے افراد کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ اب ناظرین، یہ وہ چیزیں ہیں جو اب اس وقت اسرائیل دنیا میں اپنے آپ کو قابض کرنے، فلسطین کے اوپر قابض کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ اب دوسری طرف مسلم ممالک کی جانب سے لبنان، ایران اور فلسطین، یہ تو یمن اور دوسرے باقی ممالک جن میں چھوٹے چھوٹے ملیشیاز موجود ہیں، اب وہ سب یہ کوشش کر رہی ہیں کہ کسی طرح ہم اپنے اپنے فرنٹ پر اس وار کو لڑیں، اور اگر اسرائیل اس وقت اس وار کو یہاں پہ ختم نہیں کرتا تو خطے کے یہ تمام ممالک اگر اس وار میں انڈلج ہوتے ہیں تو یہ خدا نہ خواستہ عالمی جنگ کا آغاز ہو سکتا ہے، اور اگر عالمی جنگ شروع ہو گئی تو یہ وہ ریجن ہے جہاں سے دنیا میں سب سے زیادہ پیٹرول پروڈیوس کیا جاتا ہے اور ایکسپورٹ کیا جاتا ہے۔ تو نہ صرف امریکہ، یورپ بلکہ دیگر خطوں کے لیے یہاں سے پیٹرول کی سپلائی وہ بھی کم ہو سکتی ہے، رک سکتی ہے، اور اگر یہ ممالک مل گئے تو ہو سکتا ہے کہ وہ دنیا کے ان ممالک کو پیٹرول دینا بند کر دیں جو اسرائیل کی سپورٹ میں ہیں۔ اور اس کے علاوہ او آئی سی کو چاہیے کہ اس وقت وہ ایکٹیو ہو اور پریشر کریٹ کرنے کی کوشش کرے کہ ایٹ لیسٹ کسی نہ کسی طرح اس وار کو روکا جائے اور اللیگل اسرائیل کی فلسطین کے اوپر آکوپیشن کو بھی روکا جائے۔ لیکن اب بات ریورس ہونی شروع ہو گئی ہے۔ پہلے تو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ شاید اسرائیل حملہ کر رہا ہے فلسطین پہ، حزب اللہ اور حماس کو مار رہا ہے، لیکن نہیں، حزب اللہ اور حماس چھوٹی چھوٹی کارروائیاں، چھوٹے چھوٹے بریچ، پورس فارم میں بریچ کر رہی ہے اور اسرائیل کے اوپر بلو بیک کر رہی ہے، اور اسرائیل کو اس کے نتیجے میں بڑا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ ابھی ریسنٹلی اسٹریٹجک اسٹڈیز کی رپورٹ ہے کہ حماس اور حزب اللہ دونوں مل کر اسرائیلی افواج کی ڈرون سرویلنس کر رہی ہے۔ تو ڈرون سرویلنس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس اتنی ایکسیس ہے کہ وہ ان اسرائیلی افواج پر حملہ کر سکتی ہے، اور وہ گائے بغائے حملے کر بھی رہی ہیں۔ آہستہ آہستہ یہ زوم بھی ٹوٹ گیا ہے کہ اسرائیل دنیا کے پاورفل آرمی اور ٹیک ایکوپمنٹ میں سب سے پہلے نمبر پر تھی، لیکن حماس اور حزب اللہ کے حملوں نے اس راز کو یا اس فیکٹ کو ڈسٹارٹ کر دیا ہے کہ اسرائیل نمبر 1 اور بیسٹ آرمی تھی، اب نہیں ہے۔ ناظرین، اب مزید ڈیولپمنٹ جو ہوں گی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، پسند آئے تو لائک بھی کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔